ज्ञानरस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी यूजीसी नेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में लगी रचनाओं की कुछ भूमिकाओं का अध्ययन करेंगे, जिनमें आज प्रस्तुत है देवरानी जेठानी की कहानी और परीक्षा गुरु उपन्यासों की भूमिकाएं। सर्वप्रथम देवरानी जेठानी की कहानी की भूमिका देखते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास इसे माना है डॉक्टर गोपाल राय ने। यह पंडित गौरीदत्त के द्वारा लिखी गई है। ये माधव पेपरबैक्स की पुस्तक है मेरे पास। यदि आप लोगों के पास नहीं है तो अवश्य खरीद लीजिए। मैंने लिंक टेलीग्राम ग्रुप में रख दिया है और टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। मैंने कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रख दिया है, तो अन्य भी जो रचनाएं हैं या सामग्री है, अध्ययन सामग्री, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो आप जुड़ जाएं उससे। आगे बढ़ते हैं। यह है सन 1870 ईस्वी में छपी पुस्तक के आवरण पृष्ठ की सामग्री, अर्थात कवर पेज। जो कवर पेज रहा होगा, जो पहली बार यह उपन्यास प्रकाशित हुआ, तो सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ था? यह 1870 में प्रकाशित हुआ था। देवरानी जेठानी की कहानी एक वृद्ध और लिखी पढ़ी स्त्री की सम्मति से पंडित गौरीदत्त ने बनाई। पंडित गौरीदत्त इस उपन्यास के लेखक हैं और उन्होंने ये कहानी अपने मन से नहीं बनाई है। एक वृद्ध और लिखी पढ़ी स्त्री, अर्थात वह शिक्षित हैं और अनुभवी हैं, और उनकी सम्मति से इस रचना को कलमबद्ध किया है पंडित गौरीदत्त ने। आगे लिखा है, श्रीयुत एम किमसन साहेब बहादुर, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा श्रीमन महाराजाधिराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से 100 रुपये इनाम मिले। तो इस पुस्तक के लेखक को 100 रुपए की इनाम राशि मिली थी इस पुस्तक को लिखने के कारण, और इसकी छपाई हुई थी मेरठ में सन 1870 ईस्वी में। पहली बार जब यह पुस्तक छपी थी तो 500 प्रतियां इसकी छपी थी और इसका मूल्य था 12 आना। ये जो तीन खड़ी पाई है, इसका अर्थ है 4 आने। तो तीन खड़ी पाई मतलब 12 आने, ठीक है। और यहाँ लिखा भी है 12 अनास अंग्रेजी में। तो ये डॉक्टर गोपाल राय के संस्करण से लिया गया है। अब आते हैं भूमिका पर। प्रथम संस्करण की भूमिका। स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। नए रंग ढंग पर हर रचनाकार उस समय के जो थे उनका ध्यान है। नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्री स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली व पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है, उसको नाम धरते। इस कारण मैंने इस पुस्तक में स्त्रियों ही की बोलचाल और वही शब्द जहाँ जैसा आशय है लिखे हैं, और यह वह बोली है जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के वाले बोलते चालते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे कि न कोई चित्त से पढ़ता है और न सुनता है। इस पुस्तक में यह भी दर्शा दिया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं। ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। इस देश के बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, बालकों का पालन पोषण बालकों का पालन और पोषण किस प्रकार होता है, और किस प्रकार होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित है। बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है तो उसमें क्या क्या हानि होती है, पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है तो उससे क्या क्या लाभ होता है। स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई, मैंने खोज कर सब लिख दी है, और इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घरों में हो रहा है। बाल बराबर भी अंतर नहीं। देखिए,
जो विषय वस्तु है और भाषा, इन दोनों के स्तर पर रचनाकार ने बराबर यथार्थ पर बल दिया है। और ये पश्चिम के उपन्यासों की प्रकृति थी कि उपन्यासों में यथार्थ का चित्रण अधिक होता था, जैसा है वैसा लिखना। और इसलिए यहाँ भी उन्होंने खूब इस पर बल दिया है। प्रकट हो कि यह रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुत एम केमसन साहब, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बहादुर को ऐसी पसंद आई, मन को भाई और चित्त को लुभाई। देखिए यहाँ पर ये काफिया मिला रहे हैं, जिसे हम तुकबंदी कहते हैं। ये शुक्ल जी के इतिहास में भी देखने को मिलता है। उन्होंने उद्धृत किया है कई सारे लेखकों को कि जब उस समय के नवजागरण के दौर के भारतीय युग या उसके आसपास के लोग जब गद्य लिखते थे तो उसमें भी वो तुकबंदी करते थे, जिसका उदाहरण यहाँ सामने है। ऐसी पसंद आई, मन को भाई और चित्त को लुभाई कि शुद्ध करके इसके समय की आज्ञा की और 200 पुस्तक मोल ली। तो ये जो श्री जैनसन साहब है, 200 पुस्तकें मोल ले ली थी। श्रीमन महाराजा विराट पश्चिम देश का अधिकारी श्रीयुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के घर से चिट्ठी नंबर 2672 लिखी हुई 24 जून सन 1870 के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता पंडित गोलीकत को 100 रुपए इनाम मिले। तो वो प्रमाण बता रहे हैं। आगे कुछ पंक्तियां लिखी है उन्होंने। दया की मुझ पर अधिक वित्त से जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेवें वही, दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले रीति से। गौरतंत्र शर्मा, ये भूमिका है। आगे यहाँ से उपन्यास शुरू होता है। ये पंक्ति आपको ध्यान होगी। एक बार एक पंक्ति पूछी गई थी कि यह किस उपन्यास से या किस रचना से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि यह उपन्यास की पहली पंक्ति है। मेरे सर्वसुख नाम का एक अभिमान है। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला उपन्यास परीक्षा भूमिका, जिसके रचनाकार है स्वर्गीय दारा श्रीनिवास दास जी। और आगे अगर देखें यहाँ जीवन चरित्र लिखा हुआ है। और ये जो पीडीएफ है, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है और इसका लिंक भी मैंने दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप में, आप देख सकते हैं इसे। तो इसमें जो भूमिका लिखी है उसका नाम इन्होंने निवेदन रखा है और ये 1882 में प्रकाशित है। और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी के ढंग का भला उपन्यास बनाया। तो इसीलिए देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छी अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं। ध्यान रखिए, डैश के लिए ये कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी अच्छी के बीच में डैश की जगह ये कॉमा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे भी मिलेगा। अच्छी अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं, परंतु मेरी जानकारी में इस रीति से कोई नहीं लिखी गई। इसलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। नई चाल पर सबका ध्यान है, परंतु नई चाल होने से ही कोई चीज अच्छी नहीं हो सकती। ये शक्ति इस तरह से उस समय लिखते थे। उच्चारण तो अभी हम इसी तरह से कर रहे हैं, पर उस समय लिखा भी ऐसे जाता था। बल्कि साधारण रीति से तो नई चाल में तरह तरह की भूल होने की संभावना रहती है। यहाँ भी देखिए, तरह तरह की के बीच में डैश होना चाहिए था, जबकि यहाँ कॉमा है। और मुझको अपनी मंद बुद्धि से और भी अधिक भूल होने का भरोसा है। इसलिए मैं अपनी अनेक तरह की भूलों से क्षमा मिलने का आधार केवल सज्जनों की कृपा दृष्टि पर रखता हूँ। यह सच है, नई चाल की चीज देखने को सबका जी लग जाता है, परंतु पुरानी रीति के मन में समाये रहने और नई रीति को मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहले पहल पढ़ने वाले का जी कुछ उलझने लगता है और मन उछट जाता है। इससे उसका हाल समझ में आने के लिए मैं अपनी तरफ से यहाँ कुछ खुलासा किया चाहता हूँ। अर्थात ये उपन्यास पढ़ना नए पाठकों के लिए सुलभ हो, सरल हो, इसलिए अपनी ओर से कुछ जोड़ रहे हैं कि यह पुस्तक मैंने किस तरह से लिखी है। पहले तो पढ़ने वाले इस पुस्तक में सौदागर की दुकान का हाल पढ़ते ही चकरावेंगे, क्योंकि अपनी भाषा में
अब तक वार्ता रूपी जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें अक्सर नायक नायिका वगैरह का हाल ठेठ से सिलसिलेवार यथाक्रम लिखा गया है। जैसे कोई राजा बादशाह सेठ साहूकार का लड़का था, उसके मन में इस बात से यह रुचि हुई और उसका यह परिणाम निकला। ऐसा सिलसिला इसमें कुछ भी नहीं मालूम होता। यह उपन्यास कैसे शुरू होता है? लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में असबाब देख रहे हैं। असबाब मतलब सामान। लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल उनके साथ हैं। इनमें मदन मोहन कौन, ब्रजकिशोर कौन, चुन्नीलाल कौन और शंभू दयाल कौन है, इनका स्वभाव कैसा है, परस्पर संबंध कैसा है, हरेक की हालत क्या है, यहाँ इस समय किस लिए इकट्ठे हुए हैं, यह बातें पहले से कुछ भी नहीं जताई गई। हाँ, पढ़ने वाले धैर्य से सब पुस्तक पढ़ लेंगे, सब अर्थात पूरी पुस्तक, तो अपने अपने मौके पर सब भेद खुलता चला जाएगा और आदि से अंत तक सब मेल मिल जाएगा। परंतु जो साहब इतना धैर्य न रखेंगे, वह इसका मतलब भी नहीं समझ सकेंगे। अलबत्ता किसी नाटक में यह रीति पहले से पाई जाती है, परंतु उसकी इसकी लिखने की रीति जुदी जुदी है। यह दूसरी बात बता रहे हैं कथन के बारे में। नाटकों में जिसका वचन होता है, उसका नाम आदि में लिख देते हैं। पहले रहता है ना, जैसे आषाढ़ का एक दिन देखें तो मल्लिका, फिर उसके आगे उनका कथन रहता है और वह पैराग्राफ उसका वचन समझा जाता है। ये पैराग्राफ के आगे स्टार लगा हुआ है, ये यहाँ पर फुटनोट दे रहे हैं, पैराग्राफ के बारे में बता रहे हैं। पैराग्राफ के प्रारंभ में हर जगह नए सिरे से जरा सी लकीर छोड़कर लिखा जाता है और वह पूरा होता है, वहां बाकी लकीर खाली छोड़ दी जाती है। जैसे यह पैराग्राफ अलबत्ता, यहाँ अलबत्ता मिट गया है, से प्रारंभ होकर होते हैं पर समाप्त हुआ है। इस पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, तो ये अलबत्ता से शुरू हुआ है और यहाँ होते हैं पर समाप्त हुआ है। तो पैराग्राफ के बारे में बता रहे हैं। तो नाटकों में जिसका वचन होता है, उसका नाम आदि में अर्थात प्रारंभ में लिख दिया जाता है और वह पैराग्राफ उसका वचन समझा जाता है। परंतु इसमें अर्थात उपन्यास में ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा अर्थात उद्धरण चिन्ह, कोटेशन चिन्ह अर्थात इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन के भीतर कहने वाले का वचन लिखा जाता है और कहने वाले का नाम वचन के बीच में या अंत में, जहां पुस्तक रचने वाले को जगह मिलती है, वह लिख देता है। अथवा नाम लिखे बिना पढ़ने वाले को कहने वाले का वचन मालूम हो सके तो नहीं भी लिखता। एक आदमी का वचन बहुत करके एक पैराग्राफ में पूरा होता है, परंतु कहीं कहीं किसी किसी के वचन में और विषय आ जाते हैं, तो ऐसे चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा से पहले पहला वचन पूरा किए बिना दूसरे पैराग्राफ के आदि से ऐसे चिन्ह लगाकर उसी का वचन जारी रखा जाता है। अर्थात एक ही पात्र का वचन यदि पैराग्राफ क्रॉस कर रहा है, तो पहले पैराग्राफ में जहां से उनका वचन शुरू हुआ, उस कोटेशन को शुरू तो किया जाता है, बंद नहीं किया जाता है। आगे फिर से नया कोटेशन शुरू किया जाता है। अगर कोटेशन बंद नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके पहले जो कह रहा था अपनी बात, उसी का कथन आगे जारी है। और वचन के बीच में दूसरे का वचन आ जाता है, तो वहां उस वचन को अलग दिखाने के लिए उस पर भी अक्सर इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए जाते हैं। मतलब कोटेशन के अंदर कोटेशन, उद्धरण के अंदर उद्धरण। परंतु जो वचन ऐसे अर्थात उद्धरण चिन्हों के भीतर नहीं होते, वह पुस्तक रचने वाले की तरफ से होते हैं। ये हम गोदान में खूब देख सकते हैं, हम सबने पढ़ा है। गोदान में हर जगह यह नहीं बताया गया है कि यह कथन फलाने पात्र का है, बल्कि हमें प्रसंग से पढ़ने पर ही समझ में आती है बातें। और जहाँ वो उद्धरण चिन्हों में नहीं है, वहां हम सहज ही समझते हैं कि यह प्रेमचंद ने कहा है। और चिन्हों में ऐसा अर्थात कॉमा, किंचित विश्राम, ऐसा मतलब सेमीकॉलन, अथवा कॉलन, अर्ध विश्राम, ऐसा फुल स्टॉप, ये डॉट, पूर्ण विश्राम, अच्छा ऐसा डॉट, ये और चिन्हों में ऐसा कॉमा, किंचित विश्राम, ऐसा
अच्छा, कॉमा को इन्होंने किंचित विश्राम कहा है। फिर ऐसा सेमी कॉलन अथवा सेमी कॉलन को इन्होंने अथवा कहा है, और कॉलन को अर्ध विश्राम कहा है। ऐसा अथवा ऐसा, सेमी कॉलन अथवा कॉलन, तो उसको इन्होंने अर्ध विश्राम कहा है। ऐसा अर्थात फुल स्टॉप, इसे पूर्ण विश्राम कहा है। और इंटरोगेशन मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न की जगह। ऐसा अर्थात एक्सक्लेमेशन, जिसको इसमें आदि बोधक चिन्ह कहते हैं। आश्चर्य अथवा संबोधन वगैरह के शब्द, जो शब्द जोर देकर बोलने चाहिए, उनके आगे ऐसा चिन्ह बात अधूरी छोड़ने के समय लगाया जाता है। और ऐसे कोष्ठक चिन्हों पैरेंथेसिस के भीतर पहले पद का खुलासा, अर्थ या चलते प्रसंग में कोई दुतरफी अथवा विशेष बात जतानी होती है, वह लिख देते हैं। इस पैराग्राफ से ये समझ में आता है कि उस समय की रचनाओं में इन चिन्हों का इस्तेमाल नहीं होता था, जिसका इस्तेमाल इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है, और इसीलिए उनको ये विशेष तौर पर ये बात बतानी पड़ी है कि ऐसा यदि मैंने किसी चिन्ह का इस्तेमाल किया है तो उसका क्या आशय है। इस पुस्तक में दिल्ली के एक कल्पित फर्जी रईस का चित्र उतारा गया है, और उसको जैसे का तैसा अर्थात स्वाभाविक दिखाने के लिए संस्कृत अथवा फारसी अरबी के कठिन कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल पर ज्यादा दृष्टि रखी गई है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि इन्होंने भी यथार्थ पर बल दिया है, जिस तरह से पंडित गौरी दत्त ने भी यथार्थ पर बल दिया। अलबत्ता जहाँ कुछ विद्या विषय आ गया है, वहाँ विवश होकर कुछ कुछ शब्द संस्कृत आदि के लेने पड़े हैं। परंतु जिनको ऐसी बातों के समझने में कुछ झमेला मालूम हो, उनकी सुगमता के लिए ऐसे प्रकरणों पर ऐसा धन चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दिया गया है, जिससे उन प्रकरणों को छोड़कर हर एक मनुष्य सिलसिलेवार वृत्तांत पढ़ सकता है। अर्थात इसमें जितने प्रकरण है, उसमें जहां पर धन चिन्ह लगा हुआ है प्लस का साइन लगा हुआ है, उसे छोड़कर पढ़ने से भी कहानी आसानी से समझ में आ जाएगी। और इससे ये पता चलता है कि कितना अधिक उस समय के रचनाकार अपने पाठकों का ध्यान रखते थे, और चाहते थे कि ये रचना सरल हो ताकि लोग पढ़ सकें। इस पुस्तक में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी कविता का तर्जुमा तर्जुमा अर्थात अनुवाद अपनी भाषा के छंदों में हुआ है। परंतु छंदों के नियम और दूसरे देशों का चाल चलन जुदा होने की कठिनाई से पूरा तर्जुमा करने के बदले कहीं कहीं भावार्थ ले लिया गया है। अब इस पुस्तक के गुण दोषों पर विशेष विचार करने का काम बुद्धिमानों की बुद्धि पर छोड़कर मैं केवल इतनी बात निवेदन किया चाहता हूँ कि कृपा करके कोई महाशय पूरी पुस्तक वांचे बिना अपना विचार प्रकट करने की जल्दी न करें, और जो सज्जन इस विषय में अपना विचार प्रकट करें, वह कृपा करके उसकी एक नकल मेरे पास भी भेज दें। यदि कोई अखबार वाला उस अंक की कीमत चाहेगा, तो वह तत्काल उसके पास भेज दी जाएगी। जो सज्जन तरफदारी पक्षपात छोड़कर, अखबार वाला से यहाँ मैं समझता हूँ संपादक का आशय है, कि क्योंकि वो टिप्पणी करेंगे अपनी संपादकीय में कहीं पर, या रचनाओं की जो टीका लिखते थे, जो समीक्षाएं करते थे, तो अगर उनको वो जिस पुस्तक से उन्होंने पढ़ी हो पुस्तक मुझे भेजें, भले ही उसकी अगर क्या कहें कीमत चाहिए तो मैं उन्हें दे दूंगा। जो सज्जन तरफदारी पक्षपात छोड़कर इस विषय में स्वतंत्रता से अपना विचार प्रकट करेंगे, मैं उनका बहुत उपकार मान। इस पुस्तक के रचने में मुझको महाभारत आदि संस्कृत, देखिए किन पुस्तकों से सहायता ली गई है। महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्ता वगैरह फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों और स्त्रीबोध आदि के वर्तमान रिसालों से बड़ी सहायता मिली है। इसलिए इन सब का मैं उपकार मानता हूँ, और दीन दयालु परमेश्वर की निर्हेतुक कृपा सच्चे मन से अमित उपकार मानकर यह लेख समाप्त करता हूँ। सज्जनों का कृपाभिलाषी, श्रीनिवास दास, दिल्ली। और यहाँ से फिर उपन्यास शुरू होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से किसी नए उपन्यास या किसी अन्य रचना की भूमिका के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।